एक समय की बात है, बिलासपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसे तंत्र विद्या का बहुत ज्ञान था और वह अपनी तंत्र विद्या से गांव वालों को बहुत परेशान करता था। उसे अपनी तंत्र विद्या पर बहुत घमंड था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक कब्रिस्तान था। वो ये तंत्र विद्या वहीं पर करता ताकि गांव वालों को इसके बारे में कुछ भी पता न चले। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। जब इस काले जादू के बारे में गांव वालों को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस समस्या का हल निकालने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने पंचायत बिठाई। सरपंच जी, इस तांत्रिक ने मुझे बहुत परेशान किया। इसने मेरी जवान बकरी मार दी। बचपन से पाला था मैंने उसको, कितना कुछ खिलाया था। अपना पेट काट काट के उसको खिला करके मैंने छोटे से इतना बड़ा किया था। बताओ, उसको मार दिया। सरपंच जी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ सरपंच जी, परसों रात को इसने अपने तंत्र विद्या से मुझे डराने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये तो शुक्र है कि मेरा मर्द मेरे साथ था, तो हमें डरने में कोई आपत्ति नहीं हुई। हम दोनों एक साथ डरे थे, बड़ा मजा आया। एक एक करके गांव वालों ने सरपंच को अपनी परेशानियां बताई। हाँ सरपंच जी, मैंने उस तांत्रिक को कई दफा रात में कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा है। ठीक है, उस तांत्रिक से छुटकारा पाने के लिए हम आज रात ही उसे सबक सिखाएंगे। रात के समय जब तांत्रिक कब्रिस्तान की तरफ जाने लगता है तो सारे गांव वाले उसका पीछा करने लगते हैं और कब्रिस्तान पहुंचकर जब तांत्रिक तंत्र विद्या शुरू करता है तभी अचानक गांव वाले वहां पहुंचकर उस तांत्रिक को पकड़ लेते हैं। तांत्रिक यह सब देखकर घबरा जाता है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है इस समय पे? हरिया, राकेश, पकड़ो इसे और इसे बांध दो। हरिया और राकेश इधर उधर देखते हैं और पास ही पड़ी कुर्सी से उसे बांध देते हैं। तूने हम सबको बहुत परेशान किया है, ऐसे कैसे तुझे छोड़ दें? तूने इस गांव में रहकर गांव के लोगों को बहुत परेशान किया है। सरपंच जी, इसे छोड़ना मत, मार दो, इसे मार दो। नहीं नहीं, मुझे मारना मत। मैं ये गांव छोड़कर चले जाऊंगा। माँ कसम, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये बात तुझे गांव वालों को परेशान करने से पहले सोचनी चाहिए थी। हरिया, राकेश, इसे इस कुर्सी के साथ ही जला दो। तांत्रिक चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी और उसे जला दिया। अब मुझे छोड़ दो। तुम सब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं वापस आऊंगा और अपना बदला लेके रहूंगा। तांत्रिक जलकर राख हो जाता है और सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद हर रात उस कब्रिस्तान से तांत्रिक के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उस काली रात को भूलकर सारे गांव वाले खुशी से जीते हैं। इस हादसे को 20 साल गुजरने के बाद रामू, राकेश और हरिया के बच्चे शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आते हैं। उसी रात सब सो रहे होते हैं। रोज की तरह कब्रिस्तान से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। राजू की आंख अचानक खुल जाती है और वह बोलता है, ये कैसी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। राजू उस आवाज का पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच जाता है। कोई है? कोई है वहाँ? अरे डरिए मत, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। इतना कहकर राजू आगे बढ़ने लगता है और उसका पैर एक पत्थर से जा टकराता है। जब वो गिरने लगता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो उस कुर्सी को पकड़ लेता है जिसमें उस तांत्रिक की आत्मा थी। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और पेड़ हिलने लगते हैं और तेज चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और अचानक राजू की आंखें लाल और भयानक हो जाती हैं और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। उस तांत्रिक की आत्मा राजू के अंदर चली जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। बहुत इंतजार किया मैंने, अब जाकर मेरा 20 साल का बदला पूरा होगा
अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। हरिया की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका बेटा घर पर नहीं है। वो बहुत डर जाता है और उसे ढूंढने के लिए बाहर आता है और देखता है कि राजू आंगन में जमीन में बैठा होता है और कुछ कर रहा होता है। राजू, तू इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? चल अंदर चल और चल के सो जा, रात बहुत हो गई है। राजू हरिया के किसी बात का जवाब नहीं देता। हरिया को गुस्सा आ जाता है। फिर वो राजू के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? अभी अंदर चल। तांत्रिक, तू तो मर गया था, हमने ही तो तुझे जलाया था। मैं मर गया था, अब मैं बदला लेने आया हूँ। और जब तक मैं तुम सबको नहीं मार देता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। नहीं छोड़ूंगा। मैं भी बहुत गिड़गिड़ाया था, रोया था, पर तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी, मुझे मार दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, सबको। अगली सुबह हरिया की लाश गांव के चौराहे पर मिलती है और गांव वाले ये सब देखकर डर जाते हैं। उस दिन के बाद हर सुबह किसी न किसी की लाश मिलने लगी। तो गांव वालों ने मिलकर सोचा कि किसी पुजारी के पास जाएं और इस समस्या का हल निकालें। फिर सारे गांव वाले मिलकर पास के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर पहुंचकर सरपंच ने गांव में हो रही सभी अनहोनियों के बारे में मंदिर के पुजारी को बताया। राम राम पंडित जी। पंडित जी, पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लगी है। आए दिन किसी न किसी की लाश गांव में पड़ी मिलती है। पंडित जी सबकी बात सुनते हैं और अपनी शक्ति से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि गांव में हो रही सभी मृत्यु का क्या कारण है। 20 साल पहले तुमने एक तांत्रिक को मारा था। ये उसी तांत्रिक की आत्मा है जो एक काले साए के रूप में पूरे गांव में घूम रहा है। वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आया है। वो जब तक तुम लोगों को मारेगा नहीं, तब तक वो यहां से जाएगा नहीं। तुम लोगों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो ये गांव छोड़ के चले जाओ या फिर अपनी मौत का इंतजार करो। पंडित जी की ये सारी बातें सुनकर गांव के सभी लोग डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात के समय जब सरपंच सो रहा होता है, अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और उसकी आंख खुल जाती है। तांत्रिक सरपंच को मारकर रेखा और उसके पति को मारने के लिए उसके घर की ओर जाता है। अरे इतनी रात को कौन आया है? हमें क्या पता, हम भी तो यही हैं। कहीं वो तांत्रिक का भूत तो नहीं है? क्या पता वही कलमुहा हो। जाओ, जा करके देखो। अरे हम तो खामे खा डर रहे थे, ये तो राजू है। अरे बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर आओ। अरे वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। अरे ये तो भूत है।
तांत्रिक अपनी मौत का बदला लेकर राजू का शरीर हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से मुक्त हो जाता है। पबजी ने अपनी पकड़ भारत के हर राज्य में बना ली थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके दिमाग पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगा था। तभी अचानक भारत सरकार ने पबजी बैन करने का फैसला किया और देखते ही देखते पूरे भारत में पबजी बैन हो गया। पबजी बैन होने के कारण बहुत से बच्चे दिमागी रूप से बीमार पड़ने लगे और पबजी बैन होने के दुख में सुसाइड करने लगे। पबजी बैन होने के कुछ महीनों बाद इस बार कुछ भी हो जाए, नंबर तो अच्छे लेकर आने हैं मुझे। हाँ, सुना है इस बार एग्जाम बहुत हार्ड आने वाला है। मैं तो पढ़ाई की टेंशन नहीं लेता। एग्जाम से 2 महीना पहले पढ़ो और आराम से पास हो जाओ। अबे कहाँ रह गया, आजा जल्दी। हाँ आया। देखो मुझे क्या मिला। अबे ये तो पबजी का छल्ला है। तू तो किताबी कीड़ा है और ना गेम खेलता है तू। क्या करेगा इसका? ला मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। गेम नहीं खेलता तो क्या हुआ, चाबी में तो लगा ही सकता हूँ ना। हाँ ठीक है, रख ले। छल्ला ही बना सकता है तू बस। मम्मी मैं आ गया, खाना लगा दो। बेटा हाथ मुंह धो ले पहले, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। ठीक है, अभी आया। सुना है पबजी के जैसा एक गेम बैटल ग्राउंड इंडिया हमारे भारत में लॉन्च होने वाला है। भाई मैं तो पहले ही रजिस्टर करवा लूंगा। गोलू इस बार तू भी मैदान में आ जा, तीनों भाई मिलकर चिकन डिनर करेंगे। ना बाबा ना, मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना। पापा कहते हैं गेम वेम खेलने से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी। तू और तेरी पूरी फैमिली बिल्कुल बोरिंग है। पता नहीं कैसा होगा तेरा भविष्य। मुझे तो लगता है आज भी तू एंटीना हिला करके टीवी का नेटवर्क लाता होगा। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा हंसो मत। अच्छा ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ, थोड़ा टीवी देख लूँ। देख लेना, अगर नेटवर्क ना आए तो बता देना, मैं एंटीना हिला दूंगा। आजकल तो कुछ अच्छा सीरियल भी नहीं आता है। शुक्र है कि टीवी पर तुम्हारे सास बहू का ड्रामा खत्म हो गया, वरना तो जिंदगी नर्क कर रखी थी।
कौन है वहाँ? कौन कौन हो तुम? और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मम्मी, पापा, पापा, कौन है वहाँ? पापा, क्या आप है वहाँ? देखो, मुझे डराओ मत, जो भी हो सामने आओ। मम्मी, पापा, कौन है वहाँ? पापा, क्या आप है वहाँ? देखो, मुझे डराओ मत, जो भी हो सामने आओ। कौन हो तुम? मेरे पापा को क्यों मार दिया? मैं पबजी का एक प्रो प्लेयर हुआ करता था। मैं हमेशा खुश था उन दिनों, लेकिन हमारी खुशियों को ग्रहण लग गया और एक दिन पबजी इंडिया में बैन हो गया। ऐसा लगा मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मैंने बहुत दूर तक आवाज पहुंचाई कि पबजी दोबारा चालू किया जाए। पबजी शुरू करने के आंदोलन में बहुत से लोग शहीद हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस आंदोलन में मैं भी हिस्सा लूं। फिर मैंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और आत्महत्या कर ली और शहीद हो गया ताकि पबजी दोबारा चालू हो सके। और आखिरकार आज जब हमारा बलिदान रंग लाने लगा है, भारत में अब बैटल ग्राउंड इंडिया चालू होने वाला है। ये सब किसके लिए? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। और तुम कहते हो कि तुम पबजी नहीं खेलोगे, तुम्हारा परिवार पबजी नहीं खेलेगा, हैं? क्यों? जो पबजी नहीं खेलेगा मैं उसे जान से मार दूंगा, उसे जान से मार दूंगा। राहुल कई सालों बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आता है। रात काफी हो जाती है। वो यहाँ वहाँ देखता है, उसे कोई भी बस या ऑटो नजर नहीं आती। वो घर जाने के लिए बहुत उतावला होता है, जिस कारण वो पैदल ही गांव की ओर निकल पड़ता है। चारों ओर जंगल, घना अंधेरा, सुनसान सड़क और दूर से जंगली कुत्तों की आवाजें सुनाई देती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क पर एक लड़की दिखाई देती है। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और उन हवाओं के साथ लड़की के बाल उसके चेहरे को छिपा रही थी। इतनी रात को उस लड़की को अकेला देख राहुल के मन में कई सवाल उठते हैं। वो उस लड़की के पास जाता है और पूछता है, सिस्टर, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हो? लड़की उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराती है। उसकी उस मुस्कुराहट में मानो कितने सारे सवाल छुपे हैं। दोनों की नजरें एक दूसरे को ही देखती है। फिर लड़की धीमी आवाज में राहुल से पूछती है, क्या आपने मेरे जीत को देखा है? मैं काफी देर से उसका यहाँ इंतजार कर रही हूँ। माफ करना बहन, मैं काफी सालों बाद यहाँ आया हूँ। मैं किसी जीत को नहीं जानता। लड़की के चेहरे पर मानो मायूसी सी छा जाती है। राहुल लड़की से कहता है, बहन, इतनी रात को आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। क्या आप बता सकती हो कि आपका घर किधर है, ताकि मैं आपको घर तक छोड़ दूं? लड़की आगे की ओर इशारा करती है और बोलती है, यहीं पास में ही मेरा घर है।
राहुल मुस्कुरा कर कहता है, मेरा गांव भी उसी तरफ है, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। और दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। राहुल लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर लड़की चुपचाप उदास मन से आगे की ओर चलती रहती है। अचानक लड़की रुक जाती है और बोलती है, मेरा घर आ गया। राहुल इधर उधर देखता है पर उसे कोई घर दिखाई नहीं देता। राहुल पूछता है, यहाँ तो कोई घर नहीं है। लड़की सामने तालाब की ओर इशारा करती है और कहती है, उस तालाब के पीछे ही मेरा घर है। फिर वो तालाब की ओर बढ़ती है और देखते ही देखते अंधेरे में गुम हो जाती है। राहुल भी अपने घर की ओर चल देता है। उसके माता पिता राहुल को आश्चर्य से देख रहे होते हैं। राहुल बोलता है, अरे पापा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को? क्या मेरे आने से आप खुश नहीं है? बेटा, हम बहुत खुश हैं, पर इतनी रात को तुम्हें घर आने की क्या जरूरत थी? स्टेशन पर ही रुक जाते, रात वहीं बिता लेते आज। क्यों पापा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेटा, ये कुछ साल पहले की कहानी है। बगल के गांव में रीना नाम की लड़की और जीत नाम का लड़का रहता था, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, पर घर वाले राजी नहीं थे, तो दोनों ने भागने का फैसला किया। फिर एक रात जब लड़की घर से भागकर गांव के बाहर बस स्टॉप पर उस लड़के का इंतजार कर रही थी, तभी शहर के कुछ आवारा लड़के जो गाड़ी से आ रहे थे, उसे अकेला देख उनकी नीयत खराब हो गई। फिर उन सारे लड़कों ने मिलकर उस लड़की का रेप किया और उसे मारकर तालाब में फेंक दिया। बस उस दिन से ही उस लड़की की आत्मा वहां भटकती है और रात के समय उस रास्ते से आने जाने वाले सभी लोगों से अपने प्रेमी के बारे में पूछती है। और उस दिन से लेकर आज तक 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। उनमें से बस एक आदमी उस चुड़ैल के चुंगल से अपनी जान बचाकर भाग पाया था। उसी ने हमें ये सब कहानी बताई है। भगवान का शुक्र है कि वो चुड़ैल तुम्हें नहीं मिली, वरना क्या हो जाता पता नहीं। ये सब सुनकर राहुल के होश उड़ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है और सोचने लगता है कि जब वो चुड़ैल सबको मार देती है तो उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं उसने राहुल को क्यों छोड़ दिया? क्या राहुल ने उसे सिस्टर बोल दिया था इसलिए उसे छोड़ दिया, या कोई और वजह थी जो उसने राहुल को छोड़ दिया? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी वेस्ट बंगाल के रहने वाले दीपक शर्मा की कहानी है। ये बात सन 1985 की है। उस वक्त ग्रामीण इलाकों में गाड़ियों की सुविधाएं ना के बराबर थी, इसलिए लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए साइकिल या पैदल ही सफ़र करना पड़ता था। दीपक शर्मा दिल्ली से अपने गांव बंगाल वापस आ रहा था और जिस ट्रेन से वो सफ़र कर रहा था वो ट्रेन 8 घंटे लेट थी, जिस कारण शाम 4 बजे की ट्रेन रात 12 बजे स्टेशन पहुंचती है। ट्रेन वेस्ट बंगाल के एक छोटे से स्टेशन बराभूम पर रुकती है। रात ज़्यादा होने की वजह से स्टेशन पूरा सुनसान पड़ा था। वहाँ दूर दूर तक इंसान तो क्या, एक परिंदा भी नहीं दिख रहा था। उसका गांव धुंधी काटा बराभूम रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर था। वो पैदल ही अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। उसके चारों ओर घना अंधेरा, सुनसान सड़क और सड़क के दोनों ओर पेड़ों से भरा जंगल। दूर से आती जंगली जानवरों की आवाज़ें। वो अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अचानक उसे महसूस होता है कि उस सुनसान सड़क पर वो अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई और भी चल रहा है। अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। उसे वहाँ कोई नहीं दिखता।
वो अपने मन का वहम सोच आगे बढ़ जाता है। उसे फिर महसूस होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो बहुत डर जाता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे पलट कर देख सके कि कौन है वहाँ। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने जेब से बीड़ी की बंडल निकालता है और पीने लगता है और आगे बढ़ जाता है। वो इतना डरा हुआ था कि उसने 3 किलोमीटर के रास्ते में अपने 2 बीड़ी के बंडल ख़त्म कर दिए थे। उसे सड़क के किनारे एक बड़ा और घना बरगद का पेड़ दिखता है। उसकी लंबी लंबी लताएं जैसे किसी को भी अपनी आगोश में ले ले। दीपक जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुंचता है, पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगती हैं, मानो कोई बड़ी ताकत उसे हिला रही हो। अचानक एक बड़े से डाल के टूट के गिरने की आवाज़ आती है। दीपक डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बीत जाने के बाद सारी आवाज़ें बंद हो जाती है। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है, पर उसे वहाँ कोई भी टूटी हुई डाल नज़र नहीं आती। दीपक फिर अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। समय जैसे जैसे बीत रहा था, रात का अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। अचानक उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है। वो घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। वो सोचने लगता है कि ये रात शायद उसकी आखिरी रात है। वो डरते हुए थोड़ा और आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पेड़ के पीछे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगती है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पेड़ के पास जाकर देख सके। वो बस ऊपर वाले का नाम लेकर आगे बढ़ता जाता है। अचानक उसे सामने एक परछाई नजर आती है। वो बहुत डर जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, परछाई उतनी ही पीछे होती जाती। वो और आगे बढ़ता, परछाई और पीछे हो जाती। अचानक एक पेड़ के पास जाकर परछाई कहीं अंधेरे में गायब हो जाती है। तभी दीपक को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जैसे ही पीछे पलटता है तो लाल साड़ी पहने एक जली हुई औरत, जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ, भयानक और घिनौना था। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम छोटी और पैर उल्टे देख दीपक बुरी तरह डर जाता है। वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है। उसके गांव से पहले एक गांव पड़ता है हुरपालडी, जहां उसके एक दोस्त का घर था। वो वहां पहुंच जाता है। दीपक की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुरपालडी से अपने गांव जाए। वो अपने दोस्त के घर पहुंचकर उसका दरवाज़ा खटखटाता है। उसका दोस्त जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, दीपक बिना कुछ बोले जल्दी से घर के अंदर घुस जाता है और सामने रखा पूरा एक जग पानी पी जाता है। वो अपने दोस्त को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है और उस हादसे के बाद कभी भी रात के समय उसने अकेले उस रास्ते में सफ़र नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे।